हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर मंडराया बहुत बड़ा संकट। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली दौरा हुआ कैंसिल, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा बताएंगे। टैरिफ पर कोई रियायत न देते हुए ट्रंप की टीम ने स्थगित कर दी भारत की यात्रा, जिसके बाद दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सामने खोल दी ट्रंप की असली पोल, कह दिया भारत पर टैरिफ लगा रहा और खुद रशिया के साथ यानी हमारे साथ बढ़ा रहा है व्यापार। बड़ा ही चौंकाने वाला दावा दोस्तों खुद व्लादिमीर पुतिन ने किया है, जानकर आप भी कहेंगे जवाब हो तो ऐसा दोस्तों। उधर अगर डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना को पीछे हटा लेंगे जेलेंस्की तो हम रोक देंगे युद्ध, पुतिन का सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ा बयान। और नाटो में भी यूक्रेन की एंट्री नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद दोस्तों बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से फोन लगाकर पुतिन के इस प्रस्ताव की बात रखी, जिसके बाद जेलेंस्की ने क्या जवाब दिया दोस्तों, वो भी चौंकाने वाली खबर है। तो वहीं अलास्का में हुए इन दोनों देशों के बीच मीटिंग, बोले तो ट्रंप और पुतिन के बीच हुई मीटिंग को लेकर पहली बार भारत का रिएक्शन सामने आया है। इस मीटिंग पर भारत ने क्या कहा दोस्तों, लगे हाथों बताएंगे कि कैसे भारत और चीन करने जा रहे हैं ट्रंप को हैरान। भारत की यात्रा पर आ रहे हैं चीनी विदेश मंत्री वांग यी, एनएस अजीत डोभाल से होगी मुलाकात। तो वहीं भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान से सरगोदा तक मचाई थी तबाही, मारे गए थे 13 पाकिस्तानी सैनिक, लेकिन पाकिस्तान मानने को नहीं था तैयार। लेकिन इनडायरेक्टली उसने दोस्तों एक ऐसा कार्य कर दिया जिससे खुल गई असलियत पाकिस्तान की। सारी अहम जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की संप्रभुता, अखंडता और भारत के स्वतंत्र नीति का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं, तो अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खबर दोस्तों, अमेरिका ने नई दिल्ली में 25 से 30 अगस्त के लिए निर्धारित अपने व्यापार प्रतिनिधि मंडल की यात्रा को स्थगित कर दिया है। जी हां, इसके चलते भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बीटीए के छठे दौर की वार्ता भी स्थगित हो गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि निकट भविष्य में भारत को किसी तरह की टैरिफ की राहत मिलने की संभावना नहीं है। यह निर्णय बढ़ते व्यापारिक तनाव और रूसी तेल आयात से जुड़े भारतीय सामानों पर 25% के नए टैरिफ लागू होने से पहले लिया गया है। इस कदम ने दोनों देशों के बीच पहले चरण के समझौते को शरद ऋतु तक पूरा करने के लक्ष्य पर अनिश्चितता पैदा कर दी है दोस्तों। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि मंडल ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में टीम 25 अगस्त से 30 अगस्त तक भारत में वार्ता करने वाली थी। ये बैठक हाल ही में बढ़े व्यापारिक तनाव को कम करने का एक अहम मंच माना जा रहा था, खास करके तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को बढ़ाकर 50% करने का ऐलान किया है। इस यात्रा के स्थगित होने से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर भी असर पड़ेगा, जो वस्तु व्यापार के अलावा अन्य कई क्षेत्रों को कवर करने वाला था। अब इसके वर्ष के अंत तक लागू होने की संभावना कम हो गई है दोस्तों। आप कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खियां बढ़ती जा रही है। हालांकि भारत की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर मुहर तभी लगेगी जब यूएस के प्रतिनिधि मंडल भारत का दौरा करेंगे। अब ऐसे में भारत के इस मांग पर ऐसी खबर आना वाकई में भारत को बहुत चौंका रहा है दोस्तों, कि आखिर क्या सोच करके ट्रंप प्रशासन ने टाल दी है दिल्ली की यात्रा और टैरिफ पर भी नहीं दी कोई राहत दोस्तों, जबकि भारत का रुख अभी भी सख्त है दोस्तों। भारत सरकार ने इस दंडात्मक टैरिफ को अनुचित और अव्यवहारिक करार दिया है और तर्क दिया है कि यूरोपीय संघ, चीन और खुद अमेरिका भी रूसी सामान खरीदते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में स्पष्ट कहा था कि किसानों और पशुपालकों के हितों के विपरीत कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने साफ किया कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से भी पहले से ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन रूसी तेल भी ले रहे हैं, इसे रोकना संभव नहीं। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो तब रही जब खुद व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में मीटिंग के बाद कह दिया कि भारत पर टैरिफ लगा रहा है ट्रंप, लेकिन खुद रशिया यानी हमारे साथ कर रहा है बम्पर व्यापार। पूरी दुनिया के सामने पुतिन ने खोली अमेरिका की पोल, बता दिया उसका दोगलापन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीती रात पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का दोगलापन उजागर कर दिया। अलास्का में ऐतिहासिक बैठक के बाद व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा
कहा कि ट्रंप प्रशासन के सत्ता में आने के बाद से अमेरिका और रशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है। पुतिन का ये बयान ऐसे समय आया है दोस्तों जब अमेरिका ने रशिया के साथ तेल व्यापार को लेकर भारत पर भारी भरकम ये टैरिफ लगाया है। अब पुतिन ने आंकड़ा देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से रशिया और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 20% की वृद्धि हुई है। पुतिन ने कहा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में आए हैं, प्रशासन सत्ता में आया है, तब से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने लगा है। ये अभी भी बहुत प्रतीकात्मक है, फिर भी हमारी वृद्धि दर 20% बढ़ी है। जी हाँ, उन्होंने संकेत दिया कि रूस और अमेरिका अभी भी एक दूसरे को व्यापार और कारोबार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। पुतिन ने कहा कि हमारे पास एक साथ मिलकर काम करने के कई आयाम हैं। रूस और अमेरिका व्यापार, डिजिटल, उच्च तकनीक और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक दूसरे को बहुत कुछ प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस बयान ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर एक नया विवाद और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन ने रशिया के साथ व्यापार को बढ़ाया है, लेकिन भारत पर रूसी तेल आयात करने के लिए प्रतिबंध और सेकेंडरी टैरिफ लगा दिया है। ये सरासर दोगलापन है, ये सरासर डबल स्टैंडर्ड है डोनाल्ड ट्रंप का, और ये कहीं का न्याय नहीं है और कहीं का जस्टिस नहीं है। जी हाँ, कि आप वही चीज करो तो ठीक और हम वो चीज करें तो गलत। इतना सही गलत तो एक छोटा बच्चा भी समझता है, तो फिर ट्रंप हमारे साथ यानी भारत के साथ इतना बड़ा दोगलापन क्यों कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों। अब जब व्लादिमीर पुतिन ने खुद इसका खुलासा कर दिया है तो अब हमारी तरफ से कोई सवाल नहीं बचते दोस्तों, बस आप लोग जवाब दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस दोगलेपन नीति पर आपकी क्या राय है, जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अमेरिका झुकाने से भी नहीं झुका सकता तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो वहीं दोस्तों, टैरिफ के क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं भारत के अंदर आपको बता दें। अमेरिका के टैरिफ बम से थमी है मशीनें। तमिलनाडु की 20,000 फैक्ट्रियां और 30 लाख नौकरियां खतरे में दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, तिरुपुर जो भारत का निटवियर राजधानी के रूप में जाना जाता है, इस समय गहरी चिंता में है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए 50% तक के भारी टैरिफ ने इस क्षेत्र की 20,000 फैक्ट्रियों और लगभग 30 लाख लोगों की नौकरियां संकट में डाल दी है। तिरुपुर निर्यातक संघ के संयुक्त सचिव कुमार दुरईसामी ने उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि यहाँ 2500 निर्यातक और 20,000 छोटी इकाइयां काम कर रही हैं। पिछले वित्त वर्ष में तिरुपुर का कारोबार लगभग 44,744 करोड़ का था, जो कोविड, आर्थिक मंदी और रशिया यूक्रेन संकट के बावजूद 20% की वृद्धि दर्शाता है। तो वहीं अमेरिकी अर्थशास्त्री ने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना मूर्खतापूर्ण है, ट्रंप को कोई फायदा नहीं होने वाला। जाने माने अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को मूर्खतापूर्ण बताया और कहा कि इससे कोई फायदा नहीं है। ट्रंप को भ्रमित बताते हुए जेफरी ने कहा कि अमेरिका इतने लंबे समय से अपनी प्रभुत्व शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है कि उसे लगता है कि वह दुनिया के हर हिस्से पर हुक्म चला सकता है। तो वहीं दोस्तों, अगली और सबसे बड़ी अहम जानकारी आपको बताते हैं, जहां अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर जेलेंस्की डोनेट्स से अपनी यूक्रेनी सेना हटा लेगी तो हम जंग को रोक देंगे और नाटो में भी यूक्रेन की एंट्री नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से बात करते हुए उनको समझाया कि तुम चिंता मत करो, हम तुमको नाटो जैसी सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव रखा है, जो नाटो सदस्य देशों के बीच ज्वाइंट डिफेंस डील के समान है। हालांकि ये नाटो में शामिल होने जैसा नहीं होगा। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के बीच फोन पर बातचीत भी हुई। अमेरिका ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर नया प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, राजनयिक सूत्र के हवाले से एएफपी ने शनिवार को बताया कि यूएस ने यूक्रेन के लिए नाटो सदस्य देशों की तरह लेकिन उनसे अलग सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव पेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति के संकेत दे दिए हैं। नाटो की सामूहिक सुरक्षा इसके आर्टिकल 5 सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि अगर सदस्य देश पर हमला होता है तो पूरा गठबंधन उसकी रक्षा के लिए आगे आता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अलास्का से वापस लौटते समय जेलेंस्की के साथ कॉल पर बातचीत की। राजनयिक सूत्र ने कहा कि अमेरिकी पक्ष ने इस सुरक्षा प्रस्ताव को राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ साझा किया। इसके बाद यूरोपीय लोगों के साथ संयुक्त बातचीत के दौरान भी इसे लेकर चर्चा हुई। यानी कि दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने कहा था अलास्का में कि हम युद्ध को इन्हीं मुद्दों पर रोक सकते हैं अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की
जेलेंस्की नाटो में शामिल ना हो और डोनेट्स्क से अपनी सेनाओं को हटा ले, जिसके बाद दोस्तों ट्रंप जेलेंस्की को समझाते नजर आए हैं कि हम तुमको नाटो जैसी सुरक्षा प्रदान करेंगे, बस तुम ये बात हमारी मान लो। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दे क्या जवाब दिया जेलेंस्की ने कहा कि ये समझौता मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बार बार कहा है कि यूक्रेन बिना संवैधानिक बदलाव के अपनी जमीन नहीं छोड़ सकता। उन्होंने डोनेट्स्क के प्रमुख शहरों जैसे कि स्लोवियांस्क और क्रामाटोर्स्क को रणनीतिक रूप से संवेदनशील बताया, जो रशिया के आगे बढ़ने को रोकते हैं। जेलेंस्की ने दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि भविष्य में रूसी आक्रमण रोका जा सके। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने और ट्रंप ने अमेरिकी पक्ष से सकारात्मक संकेतों पर चर्चा की और यूक्रेन एक अस्थायी शांति चाहता है, ना कि रूसी आक्रमण के बीच एक और ठहराव। यानी कि व्लादिमीर पुतिन के हिसाब से अभी के समझौते के अकॉर्डिंग जेलेंस्की को बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र गंवाना पड़ेगा, तभी व्लादिमीर पुतिन मानने को तैयार होंगे। जिस पर फिलहाल जेलेंस्की ने कह दिया कि मैं इसको नामंजूर करता हूं। इस मुद्दे पर आपकी क्या निजी राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई मीटिंग को लेकर पहली बार भारत का रिएक्शन सामने आया है। दोस्तों क्या प्रतिक्रिया सामने आई है बताते। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि भारत अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर बैठक का स्वागत करता है। शांति की दिशा में उनका नेतृत्व अत्यंत सराहनीय है। तो वहीं बता दें चीनी विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। 18 से 29 अगस्त तक चलने वाले इस दौरे में वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट के 24वें चरण में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। इस दौरान वो विदेश मंत्री जयशंकर जी से भी मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात ऐसे मौके पर हो रही है जब प्रधानमंत्री एससीओ समिट के लिए इस महीने के आखिर में चीन में होंगे। प्रधानमंत्री का चीन दौरा बीते 7 सालों में पहली बार हो रहा है। इस दौरे की तस्वीरें सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हैरान होना तय माना जा रहा है। विशेष प्रतिनिधियों के फॉर्मेट वाली ये बैठकें बीते अक्टूबर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी की कजान में द्विपक्षीय मुलाकात के बाद फिर से बहाल हुई है। गलवान संघर्ष के बाद बैठकों के इस फॉर्मेट पर विराम लग गया था। कजान की बैठक में इसकी बहाली पर फिर से सहमति बनी, जिसके बाद बीते 18 दिसंबर को विशेष प्रतिनिधियों की 23वें दौर की बैठक बीजिंग में हुई। दिसंबर में डोभाल और वांग यी के बीच हुई इस बैठक से पहले साल 2019 के दिसंबर में ही इस फॉर्मेट की मुलाकातें हुई थी। बता दें कि गलवान संघर्ष के बाद चीनी विदेश मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है। ऐसे में देखना ये होगा दोस्तों कि क्या डी एस्केलेशन पर बात होती है। लेकिन दोस्तों ये देखकर डोनाल्ड ट्रंप चौंकने वाले जरूर हैं, क्योंकि ट्रंप को पहले से ही चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर तुम भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाओगे तो भारत पर कोई असर तो पड़ने वाला नहीं, लेकिन बिना बात के तुम्हारे हाथ से भारत निकल जाएगा और चीन रशिया के तरफ भारत का रुख हो सकता है। और वही दोस्तों कहीं ना कहीं होता भी दिखाई दे रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि वांग यी का भारत यात्रा देखकर डोनाल्ड ट्रंप की आंखें चौंधिया सकती हैं। दोस्तों आपकी इस पर जो भी राय हो लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं ताइवान को लेकर चीन पर भड़कते दिखाई दिया ट्रंप कह दिया कि जब तक मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं तब तक ताइवान सेफ है, ताइवान को कुछ नहीं हो सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे वादा किया है कि उनके कार्यकाल के दौरान चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने यह बयान फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग ने मुझे कहा कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूँ वो ताइवान पर आक्रमण नहीं करेंगे। मैंने उनका आभार जताया, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि चीन बहुत धैर्यवान है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब वे रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की दूसरी कार्यकाल में ये पहली पक्की बातचीत जून में हुई थी। अप्रैल में भी ट्रंप ने दावा किया था कि शी जिनपिंग ने उन्हें फोन किया था, हालांकि उन्होंने तारीख नहीं बताई थी। इधर चीन ने अमेरिकी प्रशासन को दोहराया है कि ताइवान मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में सबसे संवेदनशील और अहम विषय है। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंगयू ने कहा कि अमेरिका को वन चाइना पॉलिसी पर कायम रहना चाहिए और ताइवान से जुड़े मामलों को सावधानी से संभालना चाहिए। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे अपने में मिलाने का संकल्प दोहराता है, भले ही इसके लिए बल प्रयोग क्यों न करना पड़े। दूसरी ओर ताइवान चीन की दावेदारी को सख्ती से खारिज करता है। ट्रंप के बयान पर ताइवान सरकार ने आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी बोले तो डीपीपी के वरिष्ठ सांसद वांग टिंग यू ने लिखा कि हम अपने बड़े सहयोगी का समर्थन पाकर आभारी हैं, लेकिन सुरक्षा केवल दुश्मन के वादों या दोस्ती निभाने दोस्तों की मदद पर निर्भर नहीं हो सकती।
शक्ति, अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमें भी ऐसा ही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर झूठ बोलते दिखाई दे रहे हैं। काफी सालों से हम विदेशी खबर को कवर कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन आज तक ऐसा ना हुआ कि चीन ने किसी से वादा किया होगा कि भैया अगर तुम्हारी सरकार है तो हम कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे। चीन ने दोस्तों आज तक ऐसा नहीं किया और ताइवान के मुद्दे पर वो बहुत ही ज्यादा सख्त है। तो कहीं ना कहीं ये फिर एक बार दोगलेबाजी है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की। आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर सीपीईसी बना जंग का मैदान, टीटीपी के आगे बेबस पाकिस्तान की सेना और चीन भी परेशान। दोस्तों पाकिस्तान के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी अब विकास का रास्ता नहीं बल्कि जंग का मैदान बन गया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने इसे इस अहम रूट पर ऐसा कब्जा जमाया है कि सेना को अपनी पारंपरिक सीमाओं से सैनिक हटाकर यहाँ तैनात करना पड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान की नाकामी और चीन की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। टीटीपी न सिर्फ हथियारों के दम पर अपनी मौजूदगी दिखा रहा है बल्कि अब सीपीईसी प्रोजेक्ट्स को सीधे सीधे धमकाकर वसूली भी कर रहा है। जी हां दोस्तों, न्यूज़ 18 के हाथ लगे एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं कि टीटीपी आतंकी हथियारों के साथ नाचते नाचते झूमते खुलेआम गश्त कर रहे हैं। ये नजारा सीपीईसी के उन कबायली इलाकों में देखने को मिला है। यहाँ से इस्लामाबाद DI खान M14 रूट गुजरता है। इससे साफ है कि इन इलाकों में आतंकियों का आत्मविश्वास और ऑपरेशनल कंट्रोल दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। इस नए उभार की वजह मानी जा रही है कि अफगानिस्तान में मौजूद अलकायदा ट्रेनिंग कैंप्स यहाँ टीटीपी आतंकी पनाह लेने, ट्रेनिंग करने और हथियार जुटाने के लिए जाते हैं। दोस्तों चीन के लिए सीपीईसी के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वाले प्रोजेक्ट सबसे संवेदनशील हैं। कई बार चीनी इंजीनियरों पर हमले हो चुके हैं जिनमें दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की घटना सबसे घातक रही थी। इन हमलों के बाद चीन ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया था और अब स्थिति यह है कि चीन अपनी सुरक्षा खुद बढ़ाने लगा है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को प्रोजेक्ट साइट्स पर तैनात करना शुरू कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान सेना पर पूरा भरोसा करना अब चीन के लिए जोखिम भरा माना जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट खबर बता दें, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान से सरगोधा तक मचाई थी तबाही, मारे गए थे 13 पाकिस्तानी सैनिक। मुनीर ने मेडल देकर आखिरकार मान ही लिया सच। जी हां, इस साल 7 से 10 मई तक भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण सैन्य संघर्ष देखने को मिला था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब के तौर पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हुए पाकिस्तान के पंजाब और पीओके में हवाई हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान ने भी सैन्य कार्रवाइयां की और 4 दिन तक दोनों देश युद्ध जैसे स्थिति में रहे। इसके बाद 10 मई को दोनों देश सीज फायर पर राजी हुए। इस घटनाक्रम से 3 महीने तक पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की मौतों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब इसकी सच्चाई सामने आ गई है। दोस्तों पाकिस्तान की सरकार और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 से 10 मई को हुए भारत के सैन्य हमले में भारी नुकसान होने की बात मानी है। सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने 13 सैन्य कर्मियों सहित 50 से ज्यादा मौतों की बात स्वीकार की है। वो भी तब जब राष्ट्रपति भवन में यानी पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में आयोजित वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मरने वाले सैन्य कर्मियों को राष्ट्रपति भवन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मरणोपरांत पुरस्कार दिए, जो क्लियरली बताता है कि अब पाकिस्तान के इस मुद्दे पर भी पोल खुल चुकी है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जहां अमेरिका के कई शहरों में मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। सिएटल के स्पेस नीडल पर पहली बार हुआ ध्वजारोहण। जी हां दोस्तों, भारत के जश्न आजादी का 79वां महोत्सव कई मायनों में खास रहा। कारण है कि इस बार भारत के साथ साथ दुनिया भर के कई हिस्सों में भारतीय तिरंगा का ध्वजारोहण हुआ। इस दौरान अमेरिकी सिएटल स्थित 605 फुट ऊंचे स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। ये पहली बार है जब किसी दूसरे देश का राष्ट्र ध्वज लोकप्रिय अमेरिकी स्थल पर फहराया गया हो। सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूत प्रकाश गुप्ता, शहर के मेयर ब्रूस हैरेल और विभिन्न गणमान्य नागरिक इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बने। इस बात की जानकारी प्रकाश गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं जहां बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने दी हिंदुओं को जन्माष्टमी की बधाई। और बधाई देते हुए क्या कहा इन्होंने, बता दें। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को देश के हिंदू समुदायों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान कृष्ण की शिक्षाएं आपसी सद्भावना और भाईचारे को मजबूत करने और देश की मौजूदा व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने में मदद करेंगी। मोहम्मद यूनुस की शुभकामनाएं पिछले साल अगस्त में सत्ता में आने के बाद हिंदू समुदाय के सदस्य और उनके पूजा स्थलों पर कथित हमलों की बार बार हुई घटनाओं को लेकर व्यापक चिंताओं के बीच आई है। बात करते हैं अगली खबर की जहां
ईरान को फिर सताया इजरायली हमले का डर, 15 परमाणु वैज्ञानिकों को परिवार समेत किया गया अंडरग्राउंड। दोस्तों, हाल ही में इजरायल और ईरान के बीच हुए 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान को एक बार फिर इजरायली हमले का डर सता रहा है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट है कि ईरान ने कथित तौर पर इजरायली हमलों के डर से 15 से ज्यादा न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को गुप्त ठिकानों में छिपा दिया है। ईरान को आशंका है कि इजरायल आगे भी उसके वैज्ञानिकों को निशाना बना सकता है। जून में 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान इजरायल पर कई ईरानी वैज्ञानिकों को मारने के आरोप लगे थे। ब्रिटेन के द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से ज्यादा वैज्ञानिकों को उनके घरों और विश्वविद्यालयों से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया गया है। ये ठिकाने राजधानी तेहरान और देश के उत्तरी तटीय इलाकों में हैं, जहां वे अपने परिवार के साथ कड़ी सुरक्षा में रह रहे हैं। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली पहुंचे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। केंद्रीय मंत्री छात्रों ने किया उनका स्वागत। जी हां, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और नासा के एक्सियोम 4th अंतरिक्ष मिशन के पायलट रहे शुभांशु शुक्ला रविवार तड़के अमेरिका से भारत लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और छात्रों के समूह ने शुभांशु का भव्य स्वागत किया। इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री सिंह ने एयरपोर्ट पर मौजूद शुभांशु की पत्नी कामना शुक्ला का भी स्वागत किया। माना यह जा रहा है कि शुभांशु शुक्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात करने वाले हैं, जिसके बाद वो लखनऊ जाएंगे। बता दें कि शुभांशु शुक्ला के साथ भारत के गगनयान मिशन के लिए चुने गए एक और अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर भी भारत लौटे हैं। वो ISS मिशन के लिए भारत के बैकअप अंतरिक्ष यात्री थे। जी हाँ, ऐसे में आप लोग दोस्तों इन्हें कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के नाम पर आज लगेगी मुहर। मनोज सिन्हा समेत इस लिस्ट में सबसे ऊपर है ये नाम। बता दें, बीजेपी संसदीय बोर्ड की रविवार की शाम को होने वाली बैठक में एनडीए को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के बीच 7 अगस्त को हुई मीटिंग में एनडीए को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया गया है। उम्मीदवार के नाम पर सहमति बन जाने के बाद बीजेपी अपने सहयोगी दलों को इसकी जानकारी देगी। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक 19 अगस्त को संसद परिसर स्थित संसद पुस्तकालय भवन में होगी। इस पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष भी अपना साझा उम्मीदवार घोषित कर सकता है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है, उससे बीजेपी के लिए स्थिति थोड़ा असहज जरूर हो गई है। बीजेपी नेतृत्व नहीं चाहता है कि ऐसी नौबत दोबारा आए। अब पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ऐसे में अब बीजेपी संगठन या सरकार के अपने किसी अनुभवी नेता को ही उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाएगी। जिन कुछ नामों का जिक्र हो रहा है उनमें गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम और बिहार के राज्यपाल के नाम शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का भी नाम सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये अटकलें हैं, रियलिटी दोस्तों आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। आपको क्या लगता है, किसको उपराष्ट्रपति बनाना चाहिए आपके हिसाब से? सुझाव देना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।